क्यों पुलिस स्टेट में बदलना चाहती है सरकार? ये लोग एक डर का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। नवीन, कोई सवाल न पूछो। हमारे बेडरूम में घुसे, फिर मारपीट की, मैं बाथरूम में भागने की मैंने कोशिश की। मर्द पुलिस ऑफिसर, एक औरत पुलिस ऑफिसर, दोनों ने हमको मारा था। काफी चिल्लाया, चीखा। मैंने बोला जब तक मैं मेरे पुलिस स्टेशन जाके मैं शिकायत नहीं करूंगी आपके बर्ताव के खिलाफ, मैं गुजरात नहीं चलूंगी। एटीएस इस तरह इंट्रास्टेट लेके जाती है तो रास्ते में क्या होगा? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र में एक कानून आने जा रहा है और वो कानून है अर्बन नक्सलियों को सबक सिखाने का, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को सबक सिखाने का, छात्रों, नौजवानों और कानून के अधिकारियों को सबक सिखाने का। हर वो स्वतंत्र आवाज जो लोकतंत्र की पक्षधर है, जो संविधान की पक्षधर है, जो मनुष्यता, बराबरी और भाईचारे की पक्षधर है, उस आवाज को खत्म कर देने का कानून आने जा रहा है। विधानसभा में 11 जुलाई को पेश हो चुका है। अब वो कानून बनेगा, नहीं बनेगा, क्या होगा उस कानून का, उस पर मैंने सोचा किससे बात की जाए। तो मैंने सोचा किसी खूंखार व्यक्ति को पकड़ा जाए, और खूंखार व्यक्ति में भी अगर खूंखार स्त्री को पकड़ा जाए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपको तीस्ता से तलवार से मिलवाने जा रहा हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर्टिकल 19 के दर्शक परिचित हैं। निहायत सरकार के लिए मुसीबत जब तब बनती रहती है। तो तीस्ता सी तलवार का घर जरा देखिए कि पहले मैंने सोचा कि इन्होंने बंदूक तो नहीं छुपा रखी है, कहीं AK-47 जैसा कुछ हो। तो मैंने बड़ा अच्छे तरीके से स्कैन किया इस घर को, और किताबों के अलावा आपको शायद ही कोई ऐसी चीज यहां मिले जिससे आपको रश्क हो। तो पहले तो अगर कोई लूट वूट का मामला होता, मैं बंबई शहर में मौजूद हूं तीस्ता जी के घर में, तो मैं तीस्ता जी की सारी किताबें लूट ले जाता। तो कोई भी पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति को तीस्ता जी का घर देखकर सबसे पहले यही ख्याल आएगा कि इतनी किताबों का अब करती क्या है। पढ़ने की कोशिश, अरमान है कि सब पढ़ लें, एक दिन पूरी नहीं पढ़ पाए अब तक। हाँ, लेकिन दिक्कत है आप लोगों के पढ़ने लिखने से, और हर पढ़ने लिखने वाले से। लाइब्रेरी से दिक्कत है, यूनिवर्सिटी से दिक्कत है, स्टूडेंट्स यूनियन से दिक्कत है, शिक्षक संघों से दिक्कत है, और आप जैसे लोगों को, और उसमें मैं भी अपने आप को जोड़ लेता हूं, सबक सिखाने के लिए ये जो महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है विधानसभा में, वो कितना खतरनाक है। इसको ऐसे समझिए कि कोई भी आदमी अगर जज होने वाला है या हो सकता है, कोई भी अगर वैधानिक अधिकारी हो सकता है, उसके भीतर ऐसी कोई संभावना है तो उस पर भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। वो कानून क्या है, पहले जरा ये सवाल पूछने के सबसे ज्यादा तकलीफ हो जाती है सरकारों से कि कोई सवाल न पूछो, कोई आंदोलन न करे, कोई प्रतिरोध या विरोध व्यक्त न करे। हमारे शहर, मैं बताती हूँ क्या, कानून से पहले हमारे शहर आज भी पाबंद हो गए कि हम कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर सके, कहाँ पे हमारी आवाज के लिए छोटा मोटा प्रदर्शन 100, 200, 500, 1000 लोगों का करे, वो भी जगह कम हो चुकी है बंबई जैसे शहर में, दिल्ली में भी। इस बीच ये कानून कल लाया गया, पेश किया गया। एक हफ्ते पहले लोकसत्ता में इसकी खबरें भी आई थी, लोकसत्ता अखबार में। आप सोचिए कि अभी नजरिया क्या है। हमारे देश में भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है। हमारे देश में UAPA जैसा खतरनाक कानून 1967 का जो एक स्पेशल लॉ था, उसको आपने रूटीन तक पेश कर दिया। 2004 में लाए आप, उसके बाद 8 में, 13 में, 14 में, 18 में, इस तरह के अमेंडमेंट्स करते करते इतना खतरनाक बन गया कि आज भी हमारे स्टूडेंट बच्चे, जो अभी स्टूडेंट भी नहीं रहे, उनकी उम्र भी बढ़ गई, जेल में फंसे हुए हैं। भीमा कोरेगांव के साथ यहाँ फंसे हुए हैं एक्टिविस्ट, ओडिशा में एक्टिविस्ट फंसे हुए हैं। UAPA की धाराएं लगती जाती है। भारतीय न्याय संहिता में भी UAPA की धाराएं लाई गई। 3 महीने के लिए तो किसी को कोई थानेदार अंदर कर देगा। और 113, 114, 116 अगर आप BNS का देखे 2023 वाला, तो उसमें UAPA के 16, 18, 21 आ गए। ये बीच में आप ये कानून लाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आप याद रखिए कि ऑलरेडी मकोका है, महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट। आप बहाना ये देते कि आपको अर्बन नक्सल के खिलाफ आपको कुछ करना है, आपके पास ऑलरेडी कानून है।
कानून और भी सख्त बीएनएस बन चुका है, भारतीय दंड संहिता से भी और सख्त, फिर आपको ये कानून की क्या जरूरत है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, जैसे आपने खुद कहा कि धारा 2 में जिस तरह पब्लिक मेनेस को डिस्क्राइब किया गया, जो मेनेस, जो खतरा है, उसका कोई डेफिनेशन ये कानून में नहीं है। बिना डेफिनेशन के इस तरह के शब्द कोई भी कानून में डालना, इसका बस पुलिस को, पुलिस अधिकारियों को, डीएम को गलत अधिकार का एक हथियार बना देना, वेपनाइज द लॉ। तो मतलब 5-6 लोग अगर खाना पका रहे हैं सड़क पे तो आप बोले ये भी पब्लिक मेनेस है। कोई नाच रहे, गा रहे हैं, प्रोटेस्ट सॉन्ग कर रहे हैं, वो भी एक पब्लिक मेनेस है। आपने कुछ ट्रैफिक को प्रोटेस्ट में कुछ रोक दिया, वो भी पब्लिक मेनेस है। आज ये शहर में 4 ट्रैफिक रूट्स डाइवर्ट हो जा रहे हैं अंबानी की शादी की वजह से, वो पब्लिक मेनेस नहीं है, मगर ये पब्लिक मेनेस कुछ भी हो सकता है। तो इस पूरे नजरिए में आप इस तरह का कानून अगर आप ला रहे हैं, तो मैं आपको बीएनएस के वो एक सेक्शन पे थोड़ा सा आपके दर्शकों को ये करना चाह रही हूँ, जो बेल के प्रोविजन, स्टैट्यूटरी बेल का प्रोविजन है, मुझे लगता है 469 ऐसा कुछ है, पहले वाला 469 था, पहले वाला था। तो उसको आपने वैसे ही रखा, सिर्फ आपने 3 शब्द और जोड़ दिए या 4 शब्द कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को मिल सकता है बेल। मगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हम भी नहीं है, पता नहीं कितने लोग हैं, आप गलत गलत केस में लोगों को फंसा के रखते हैं, चार्जशीट करके रखते हैं, इनको फिर अंदर डाल देंगे, तो फिर बेल भी मिलना असंभव हो जाएगा। ऑलरेडी बीएनएस में बहुत असंभव हो गया है। तो मुझे लगता है ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि अलग अलग कानून में आवाम जनता को घेरना और एक खतरे की, मतलब एक घंटी एक बजाते रहना, ताकि जो आम, जो ज्यादा पढ़ने वाला लिखने वाला, जो पोलिटिसाइज, क्या जरूरत है इतना पढ़ने लिखने की, क्या मिल जाएगा पढ़ लिख के, पकौड़ा ही तो तलना है, तो पढ़ने लिखने से आदमी रोजगार कर सके, भाई सवाल कर सके कि हमारे रोजगार में कमी क्यों है, हमें पकौड़ा नहीं तलना है, हमें सरकारी नौकरियां चाहिए, सरकार की पूरे जो पीएसयूज आप बेच क्यों रहे हैं, आप पूरे आपके आरक्षण को खत्म क्यों कर रहे हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लैटरल एंट्री के तहत। ये सब सवाल पूछने की क्षमता आप नहीं चाहते नौजवानों में या किसी में। ये जो नया वाला कानून है, वो चाहे बीएनएस हो या ये जो महाराष्ट्र वाला पब्लिक सिक्योरिटी, इसमें कैसे स्टूडेंट्स को, प्रोटेस्टर्स को निशाना बनाया जा सकता है, इसमें क्या है, जरा ये समझाइए। एक तो मैंने जैसे आपने कहा धारा 2, जिसमें आप मेनेस को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि आप अगर आपकी सरकार की अगर ये नजरिया है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के सरकारों की नजरिया होती है कि आप आर्म्ड प्रोसेशन को अलाउ करेंगे, रिलीजन, कोट अनकोट रिलीजियस प्रोसेशन को, चाहे वो रामनवमी की हो या कोई, उसमें आप तलवारें ले जा सकते हैं, सब कुछ ले जा सकते हैं, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है, वो पब्लिक मेनेस है नहीं है सरकार के लिए। मगर पब्लिक मेनेस तब है जब बच्चे प्लकार्ड उठा करके ये कहते हैं कि हमें रोजगार दो। किसान कहते हैं दिल्ली के बाहर, तो लाखों लाख किसान अंदर हो जाएंगे। किसान आंदोलन ये फरवरी में, पहले वाले जो जबरदस्त आंदोलन है, उसके बाद अब भी जो आंदोलन हुआ है, जिसमें ऑर्डर आया है कि ये सड़क खोलिए, पहली बार मुझे लगता है दुनिया में कोई सरकार ने किसानों के खिलाफ ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, पैलेट्स का इस्तेमाल किया, एक नौजवान किसान की आंखें चले गई, एक शहीद हो गया। मतलब आप तो कर चुके हैं ये सब, ये बीएनएस आने से पहले भी, ये कानून आने से पहले भी आप कर चुके हैं। शाहीन बाग जैसे शानदार आंदोलन को आपने स्टिग्मेटाइज करके अब्यूज करवा दिया। इस तरह का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया उस वक्त, वो भी मतलब एक हमारे जूरिस्प्रूडेंस में बहुत बड़ा खटकने वाला है प्रोटेस्ट के लिए। तो ये सब चीजों अगर आप साथ में देखेंगे तो ये देश किसके लिए बचता है, ये देश किसके लिए बचता है? सनातनियों के लिए बचना चाहिए, उन्हीं लोगों के या अमीर जैसे अंबानी के लिए, जिनकी शादियां कैसे भी कभी भी हो सकती है, पूरे शहर का नजरिया बदल दे सकते हैं ट्रैफिक को लेकर। आज बदला है, मैंने आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस में सुबह पढ़ा कि 4 रूटें बदल दिए गए, रूट बंद कर दिए जाएंगे। ये पब्लिक मेनेस बंबई की पब्लिक के लिए नहीं है। आपको आज ट्रेन पकड़नी है, मैं आपको कहने वाली हूँ जल्दी निकलिए भाई घर से, क्योंकि नहीं तो आपको ट्रेन नहीं मिलेगी आपकी। राजकोट में तो पूरा एयरपोर्ट ही खोल दिया गया था, स्पेशल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल बनवा दिया था, इंटरनेशनल बनवा दिया, जबकि वो सैनिक एयरपोर्ट। और कल ही हमारे गुजरात में, कल या परसों शायद, नौकरियां के लिए इतना स्टैम्पीड हुआ कि कुछ 80 लोगों को इंजरी हुई या कुछ भी, पर कल परसों की बात।
तो यहाँ पे ये देश का नौजवान तड़प रहा है नौकरियां के लिए, रोजगार के लिए। ये सवाल इलेक्शन में भी बहुत फर्क किया वोटों पर। हो सकता है 20-30 सीट कम इस तरफ उस तरफ हुई, मगर अगर 20 सीट और कम होती तो आपको पता है क्या परिस्थिति होती है सरकार की। तो ये सब बातें हैं। और अगर आप देश भर में देखो, या तो कानून लोगों को इमेंसिपेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते, बनाए जाते हैं, वो रेयरिटी होता है कोई भी सरकार की जब आंदोलन के तहत कोई कानून बने। जैसे हमारे देश में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बना या एट्रोसिटीज एक्ट बना, जब सिविल राइट्स एक्ट नहीं चला 55 वाला, तो आपने एट्रोसिटीज एक्ट बनाया। फिर 2015 में उसको अमेंड किया गया, जो पहले वाला अमेंडमेंट पेंडिंग था। इस तरह के कानून बनने में एक आंदोलन पीछे होता है। जमीन अधिकरण का जो 2013 में 160 साल बाद में ब्रिटिश कानून पलटा गया है। अब सोचिए, तो हमारे लॉज वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुए नहीं है। पॉश एक्ट, बिल्कुल। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज वैसे भी हमारे कानून नहीं हुए। जो जस्टिस कृष्णा ने कहा था, द फर्स्ट जॉब ऑफ द लेजिस्लेचर इज पार्लियामेंट इज टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज ऑल आवर लॉज। वो धीरे धीरे ही हुए। जब 73 में सीआरपीसी का अमेंडमेंट हुआ, जब बेल के कंडीशंस ठीक ठाक किए गए अमेंडमेंट लेकर, जब विक्टिमोलॉजी को डाला गया बेस्ट बेकरी केस के बाद 2009 में, ये धीरे धीरे चेंजेस आती है, क्योंकि कोई सरकारें नहीं चाहती है कि लोगों के हाथ में आजादी से रहने का एक बने। तो बहुत कम ऐसे कानून होते हैं जो आंदोलन से पैदा होते हैं। मगर सरकार इस तरह के कानून जब काउंटर टेरर या पब्लिक सिक्योरिटी के नाम पे बनाते हैं, तो खतरे की घंटी बज चुकी है, और बहुत खतरे की मोड़ अभी महाराष्ट्र में भी आने वाली है। क्यों पुलिस स्टेट में बदलना चाहती है सरकार? क्या मतलब नरेंद्र मोदी 56 इंची प्रधानमंत्री हैं, दुनिया भर में उनका डंका बज रहा है, वो जो कहते हैं उस पर जनता चलने लगती है। कम से कम ऐसा वो चाहे तो देश से ताली बजवा दे, चाहे तो थाली बजवा दे, चाहे तो टॉर्च दिखवा दे। ऐसे में क्या जरूरत है कि आप पूरे देश को एक जेल खाने में तब्दील करने के लिए एक्ट बनाएं? मुझे लगता है कि वो जो ताली बजाने के आपने जो एग्जाम्पल दिया, वो अब नहीं बज रही है। अच्छा। जैसे पहले बजती थी। वो आप पहला सेशन पार्लियामेंट का ही देख लीजिए, लोकसभा में हमने देखा, लोक संसद में ही देख लीजिए कि जिस अंदाज से विपक्ष खड़ा हुआ, जिस अंदाज से विपक्ष ने जवाब दिया, बात अपनी रखी, प्रधानमंत्री के भाषण के ऊपर आपत्ति जताई। आज मैंने पढ़ा कि कांग्रेस ने लिखित स्तर पे स्पीकर को कहा कि ये 4-5 बातें जो प्रधानमंत्री ने और अनुराग ठाकुर जी ने जो कही है वो फैक्चुअली गलत है। ये हम नोटिस आपको दे रहे हैं सुधारने की, नहीं तो फिर हम सदन में ये बात उठाने वाले हैं। तो ये जो पूरा एक अंदाज है विपक्ष का कि एक एक बात पे थोड़ा सा चुनौती देना सरकार को, वो 10 साल से गायब था। ये पहले तो ये डरी हुई सरकार है, शायद इनसिक्योर सरकार है, शायद इसीलिए चाहती है कि कोई भी प्रतिरोध या विरोध जहां से भी हो सकता है वहां पे आप दबा दो। और मीडिया को तो आपने मैं क्या बताऊं आपको, मैं क्या बोलूं, आपने तो अपना आजाद एक इंडिपेंडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल चला दिया, मगर जो कमर्शियल मीडिया, मैं उनको मेनस्ट्रीम कहती नहीं हूँ, जो कमर्शियल मीडिया है, कॉर्पोरेटाइज मीडिया है, उसको तो उनको तो कुछ काम ही नहीं, आंदोलन मतलब ही नहीं है लोगों की आवाज उठाने के पीछे। वो कभी घूमते हैं गाँव में, वो कभी घूमते हैं बेरोजगारों के बीच में, पूछते हैं कि नौकरियां कब आएगी, कहाँ से आएगी, किस तरह के शोज हो रहे हैं प्राइम टाइम पे। तो मीडिया को तो आपने एक हथियार बना दिया अपने आप का। कानून को भी बना दो, कानून को भी बना दो, ताकि आप एक लेजिटिमाइज, वो तो आपका नाम लेकर इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि आप जैसे लोग जो हैं वो देश के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी करते हैं। ठीक नहीं है आप लोगों का एटीट्यूड, रवैया, आप लोग चाहते ही नहीं है विकसित भारत। देखिए, हम चाहते हैं वो भारत हम चाहते हैं जो विविधता पे, अपनी विविधता पे, अपने लोगों के आधार पर, अपने ये सुंदर जो हमारे लोग हैं अलग अलग, उन्होंने सालों से, सैकड़ों सालों से नेगोशिएट कर करके झगड़ा करके साथ में रहने का जो एक सुंदर एक समाज बनाने की कोशिश की है, खत्म नहीं हुई वो कोशिश। आपको खुद पता है कि 10वीं 11वीं फीसदी से उसके पहले तो बौद्ध और जैन थे जिन्होंने सवाल उठाने की प्रथा की। उसके बाद हमारे यही सरजमीन पे तुकाराम, एकनाथ, आप देखिए कितने कितने संत कवि जो उन्होंने अपने संस्कृत छोड़ के मराठी में कविता लिख के उन्हें जाति का विरोध किया। और आज भी हमें पता नहीं कि संत तुकाराम की मौत कैसे हुई,
आज भी वो बहुत एक विवादित प्रश्न है बिल्कुल, इतिहासकारों के लिए। तो ये है, कबीर है, संत रविदास है, नानक है, अपने कश्मीर में चले जाइए तो नूरुद्दीन फिरोज और अपने लालदेर हैं। कोई इलाका ये देश का नहीं बचता है जहाँ पे इस तरह के मूवमेंट चली नहीं है जो बराबरी के ऊपर। तीसरा, आपको लगता है कि ये जो 2024 का चुनावी नतीजा है उसने एक विभाजनकारी राजनीति को खारिज कर दिया है और इसमें देश के नौजवान, किसान, महिलाएं, उन लोगों ने कहा कि हमको ये लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं चाहिए, आपको ठोस काम करना पड़ेगा और नहीं तो हम आपको नहीं मानेंगे। खारिज तो पूरी तरह नहीं किया मगर एक उम्मीद बिल्कुल जगाई है लोगों में। और एक मुझे लगता है कि लोगों में एक लोगों की जो सवाल जो लोगों के थे जो मीडिया नहीं उठा रही थी वो भी मजबूर करके उनको उठानी पड़ी उस वक्त। क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि जैसे इलेक्शन 7 फेज का होते गया और दूसरी तीसरी फेज का चरण हो गया तो वही मीडिया जो ये सवाल कभी नहीं उठाती थी धीरे धीरे वो मजबूर होगी कि कुछ तो उठाओ भाई, नहीं तो हम बिल्कुल हमारी क्रेडिबिलिटी चली जाएगी। तो आई थिंक वो शुरुआत हो चुकी है मगर बहुत, ये मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही अनमोल एक घड़ी है। अगर इसका पूरा फायदा समाज की तरफ से संगठन और विपक्ष उठाएगा नहीं तो हम इसको गवा भी सकते। हमने देखा कि अंबानी जो है वो सोनिया गांधी से मिलने गए, राहुल गांधी से मिलने गए। ऐसा नहीं लगता कि जो राहुल गांधी की खास करके जो राजनीति है, जो उन्होंने अपना ऑरा बनाया है अडानी और अंबानी पर सीधा हमला करके, वो कहीं ना कहीं अगर वो इस तरीके से मुलाकात करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उद्योगपतियों से मिल रहे थे उसमें अंबानी मिले, ये पारिवारिक जुड़ाव जोड़ने की कोशिश की अंबानी ने। कहीं ना कहीं वो जो नरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्रोनी कैपिटलिस्ट के खिलाफ, वो डाइल्यूट होगा इससे। हो सकता था, हम सवाल तो सबके दिमाग में थे कि ये कैसा हुआ। राहुल जी ने शायद अपनी तरह जवाब दे दिया क्योंकि जिस वक्त वो पहुंचे उस वक्त वो निकल गए वहां से पहले ही और जाके मजदूरों के बीच में उन्होंने अपना एक बहुत ही सक्रिय स्तर पे एक अपना एक न सिर्फ एक इमेज बनाया, मुझे लगता है कि सवाल उठाने की कोशिश की। मगर आज मुझे एक खबर पढ़ के सुबह खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जरूर आ रहे हैं शादी में मगर शायद गांधी परिवार से कोई नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है वो न्योता देने जो गए थे मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी के लिए, वो कांग्रेस ने बड़े अपने तरह से उन्होंने कहा कि अभी तो हम नहीं आएंगे जो भी है। तो आई थिंक वो मैसेज तो अभी चला जा रहा है। सरकार अगर कभी बदलती है और बदलेगी उस वक्त तो उद्योगपति को तो आप शन तो कर ही नहीं सकते, आपकी बातचीत तो आपको करनी पड़ेगी। मगर जैसे आपने कहा कि सामूहिक तरह से करो, सिर्फ एक या 10 लोग जो बिल्कुल हाइपर प्रिविलेज हो गए हैं उनको फेवर करके बाकी जो उद्योगपति है, जो मीडियम कारोबारी है, एमएसएमईज है, जिसके बारे में भी राहुल जी बार बार बात करते हैं, आप एक इस तरह की बातें रखो ताकि वो खुल के हो जाए। उनके संगठन भी है भाई, फिक्ची है, सीआईआई है, इस तरह के संगठन के साथ आप डायलॉग रखो, जो डायलॉग पब्लिक में भी हो ताकि आपको पता चले, आप हमको पता चले कि सवाल कौन से कौन उठा रहा है और आपके कंसर्न्स क्या है। प्रॉब्लम ये देश में मुझे लगता है न्यू लिबरलिज्म के साथ जो हुआ है, नई आर्थिक नीति जिसको कही जाती है, कि सांसद को छोड़ के निर्णय कैबिनेट लेने शुरू की, चाहे वो राज्य की कैबिनेट हो या सेंट्रल। तो सांसद इसको गहराई से देख नहीं पाता, सांसद में चर्चा नहीं होती कि कौन से प्रोजेक्ट किसको दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं, कौन से हमारे देश के रिसोर्सेज, खनिज, पानी, बिजली किसको दी जा रही है और क्यों, कोयला। तो ये सब चीजों के बारे में अगर आप खुल के चर्चा करो, एक देश नतीजे पे पहुंचेगा कि हमको ये जरूरत है, ये कम खराब चीज है, ये गलत खराब। अगर आप ये सीक्रेटिव तरह की राजनीति डेमोक्रेसी के नाम पे, लोकशाही के नाम पे जब आप करोगे तो इस तरह की डिस्पैरिटी पैदा होनी ही है और बिना लोगों की जानकारी से आपके पब्लिक एसेट्स बिकने हैं। अच्छा, मैं फिर से उस कानून पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये वही घर है जहाँ से पुलिस आपको उठाकर ले गई? जी, यहीं से आज तक दरवाजा बस खटखटा के तोड़ा उन्होंने, तोड़ने की कोशिश की, टूटा नहीं, लॉक तोड़ दिया। उसके बाद में ऊपर गई थी, शायद उस दिन सैटरडे का दिन था, ऊपर हमारे बेडरूम में घुसे, वहां पे मारपीट की, मैं बाथरूम में भागने की मैंने कोशिश की तो एक मर्द पुलिस ऑफिसर और एक औरत पुलिस ऑफिसर दोनों ने हमको मारा मतलब 2-4 इस्टर मारा। फिर मैंने काफी चिल्लाया, चीखा, मेरे
मेरे फैमिली मेरे अतराफ थे, मेरे ऑफिस वाले भाग के आए, और उसके बाद हमने कैसे भी कहा कि जब तक हमारे वकील नहीं आएंगे तब तक हम नहीं निकलेंगे यहाँ से। अच्छा, तो टोटल कितना समय लगा था यहाँ से निकाल कर ले जाने में आपको? 1.5 घंटा शायद। यहाँ से शायद आप थाने गई थी लोकल? हाँ, मैंने बोला जब तक मैं मेरे पुलिस स्टेशन जाके मैं शिकायत नहीं करूंगी आपके बर्ताव के खिलाफ, मैं गुजरात नहीं चलूंगी, क्योंकि डर भी बहुत था, खौफ भी बहुत था। एटीएस की टीम थी ना? एटीएस की टीम। मुझे डर भी बहुत था, खौफ भी बहुत था कि आपको पता है जब एटीएस इस तरह इंट्रास्टेट लेके जाती है तो रास्ते में क्या होगा। तो ये सब बातें दिमाग में घूम रही थी। फिर भी डिसीजन भी जल्दी जल्दी लेना था। फिर हमारे 2 वकील पहुंचे, वकील को उन्होंने एफआईआर दिखाया, मुझे नहीं दिखाया कोई भी डॉक्यूमेंट। तो फिर वकील ने कहा आपको जाना पड़ेगा शायद, क्योंकि आपको अभी गिरफ्तार कर रहे हैं। तो फिर वकील के साथ पूरी भीड़ लगी थी। फिर हम पुलिस स्टेशन चले गए, सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? वहां पे मैंने हाथ से पूरी कंप्लेंट लिखी, जो मिनट पर मिनट सुबह से लेके क्या हुआ था। क्योंकि उस वक्त उन्होंने जो करीब के, मैं नाम नहीं लूंगी, करीब में जो एक मंत्री रहते हैं जो बीजेपी के मंत्री हैं, उनके सीआईएसएफ के थ्रू पूरे उन्होंने पहले तहकीकात की थी, प्रॉपर्टी की सर्वेलेंस किया था, लैंडलाइन पे फोन किया था दिल्ली से कि है कि नहीं घर पे। वो सब सुबह से चल रहा था, तो कुछ न कुछ लगा था कि शायद कुछ न कुछ हो रहा है। मगर ऐसे होगा आपको लगा था कि नहीं, इस तरीके से इस तरह का अंदाजा तो नहीं था। थोड़ी सी बेचैनी हो गई थी, मगर इस तरह का अंदाजा नहीं। मगर ये पूरा मैंने जब लिखा पुलिस थाने होने के बाद, तब मैंने पूरा नरेट करके लिखा है। कितने दिन आपको जेल में रहना पड़ा? 70 दिन। कहाँ की जेल में? साबरमती जेल, महिला जेल, अहमदाबाद। वहां भी आपसे पूछताछ करने की कोशिश हुई कुछ? वो रिमांड में एक ही बार, ये तो बहुत हिलेरियस बात थी मुझे, मतलब आपने 2 हफ्ते की रिमांड मांगी, जज ने 5 दिन की दी, क्योंकि रथ यात्रा चल रही थी उस वक्त, तो पुलिस बंदोबस्त में बिजी थी, तो 5 दिन की दी। उसमें आपने एक ही बार वो मंगलवार की रात और 2:30 बजे रात को मेरे पास पूछताछ की, जिसके बारे में हमारे वकील कामिनी जायसवाल ने खुल के बोला था कि एक औरत को आप थाने की कस्टडी में 2.5-पौने दिन को उठा के, तो ये तो न सिर्फ एक टॉर्चर है, मगर आप पूरे बेसिक कानून को आपका उल्लंघन कर रहे हैं। 4-5 घंटा किया उन्होंने सुबह तक, और उसमें कुछ नई बातें नहीं थी। वही मतलब पूरे 4-5 गुजरात के केसेस की पूरी फाइल थी, एनएचआरसी ने जो फाइल किया था, जो हमारी एफिडेविट थी, जो सरकार, कुछ नहीं था जकिया जाफरी के केस के बारे में। और वही पुलिस ऑफिसर था, एसआईटी का चीफ बिठाया गया था, जो ओर के इंक्वायरी में था। पूरा कॉम्प्रोमाइज पूरा था। एक ही बार वो पूछताछ हुई है, उसके बाद जेल के वक्त कुछ नहीं पूछताछ नहीं पूछा। यहाँ से कुछ उठा कर ले गए थे? नहीं, सिर्फ हमारे फोन लिए थे, बिना उससे फोन लिए थे, हमारे ऑफिस के साथी का एक फोन लिए थे। अच्छा, जो ऑफिस का फोन। वो मुकदमा अभी भी चल रहा है? हाँ, वो चल रहा है। अब उस मुकदमे के बाद अब ये महाराष्ट्र वाला कानून और ये बीएनएस, आप जैसे लोग तो नहीं, ये लोग एक डर का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं नवीन, कि लोग जो भी कोई भी बात करने की हिम्मत हो जिसमें, वो भी हिम्मत तोड़ दो, एक चेतावनी दो कि आप बोलेंगे तो ये हो सकता है आपके साथ। ये तो है, मतलब ये सरकार का ये मंशा ही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कि आप मैसेजिंग करो हर बार कि ये खतरनाक एक सरकार है, पुलिस में डंडा चलाने वाली सरकार है, आतंकवाद से लड़ने वाली सरकार है। हालांकि आप जम्मू एंड कश्मीर का हाल देख रहे 2 महीने से, छत्तीसगढ़ का हाल देख रहे 2 महीने से, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का नहीं। होम मिनिस्टर फेल्ड, होम मिनिस्टर, इतना फेल्ड होम मिनिस्टर मैंने कभी सुना नहीं। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन के दरमियान जो अट्रॉसिटीज हुए हमारे आदिवासियों के साथ, नक्सलाइट्स को फाइट करने के नाम पे, और कोई कवरेज हो ही नहीं सकता वहां पे। इतनी दुख की बात है। जो हमें मिल रहा है थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से मिल रहा है, जो बेचारे वीडियो डाल पाते वो इधर उधर से, या साथियां जो बताते वहां के वो बताते हैं। तो मैं बातें ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जो हमारे सेंसिटिव इलाके हैं, जहाँ पे हो सकता है कानूनी स्तर पे प्रॉब्लम हो, मगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे उसको। कानून अपने हाथ में होते हुए धारा 370 आपने निकाल दी, फिर भी आप कुछ नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। तो ये मतलब क्या, फिर भी आपको डर फैलाना है और अपने छातियों को पीटना कि ऐसी सरकार है वैसी सरकार। पुडिंग इज इन द ईटिंग। लोग देखेंगे कि आप किसको क्या को कंट्रोल कर रहे हो। एक आखिरी सवाल, ये जो मौजूदा माहौल है वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के लिए, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के लिए, स्टूडेंट एक्टिविस्ट के लिए, वकीलों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं मानवाधिकार की,
PIL डालने वालों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए कितना डरावना है, कितना खतरनाक है? मैं 16 साल की थी नवीन जी, जब हमने आपातकाल के खिलाफ मेरी 10वीं की परीक्षा की तैयारी छोड़कर हमने पूरे शहर में कैंपेन करके जनता को जिताया, जनता पार्टी को जिताया। 10वीं की परीक्षा के समय हाँ। आपातकाल का आपने हाँ, विरोध किया? क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो गए, तो हमारे पिताजी ने छोड़ो ये सब, इलेक्शन होता रहेगा, ये सबसे बड़ी परीक्षा है। तो हम यहाँ से निकलते थे घर से, ट्रेन पकड़ के रामदास भटकल जी के घर जाते थे, पॉपुलर प्रकाशन के वो संपादक थे, वहां पे पूरे पोस्टर लेकर पूरे पोस्टर प्लास्टरिंग करते थे, जहां पे भी मीटिंग हो रही किसी जनता लीडर की, उसका प्रचार करते थे बम्बई शहर में। और फकर की बात थी कि बड़े बड़े वकील, चाहे वो इकबाल चागला जी हो, चाहे वो हमारे अतुल सेटलवाड हो, बड़े बड़े वकील के नाम, वो सब मतलब इसमें शामिल थे, ये मूवमेंट में शामिल। उसके बाद मुझे लगता है पहली बार ऐसा माहौल है देश में। उसके पहले मुझे याद है कि जो माहौल था, हम लोग सुनते थे कि किस तरह के लोगों को उठाया जा रहा है, हेबियस कॉर्पस का को लेकर बहुत शर्मिंदगी जैसे जजमेंट आ रहे थे। ये 10 साल जो गुजरे हैं और अभी जो हाल में ये कानून आए हैं, मुझे लगता है कि अघोषित आपातकाल, तो बार बार हम लोग कहते हैं, बट एक इतना डर का माहौल, जिन्होंने रिश्तों को बदला है, जिन्होंने दोस्तियों को तोड़ा है, घर के अंदर फैमिलीज के, मैं क्या बताऊं, कितने नौजवान हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि आपको पता नहीं है कि हमको भिड़ना पड़ता है हमारे कजिन्स के साथ, हमारे माँ बाप के साथ। तो आपने पूरे समाज में इस एक तरह की कड़वाहट और रिश्तों को तोड़ने वाला समाज आपने बनाने की कोशिश की है, फिर भी रिश्ते टूटते नहीं इतने आसानी से। नौजवान अपने जवाब दे ही रहे हैं, किसान आंदोलन कर ही रहे हैं, आदिवासी हमारे संगठित आदिवासी जवाब दे रहे हैं, और आप हर एक ये तबके को जो संगठित होके विरोध करने की कोशिश कर रहा है, उनको लेबल करने की कोशिश करते हो। तो ये बहुत ही खतरनाक एक माहौल है, डरावना भी है, मगर मैं मानती हूँ डर का सामना आप अगर कलेक्टिवाइज करके करो तो लड़ा जा सकता है, तो उसका कम से कम एक सामना हो सकता है। और फिर हम देखते हैं फ्रांस की तरफ, और हम देखते हैं चाहे कितना भी वियर्ड रिजल्ट था यूके की तरफ, वहां पे भी देखते हैं, हालांकि वहां पे कुछ अजीब और गरीब अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। जेरेमी कॉर्बिन जैसे इंसान भी इंडिपेंडेंट लड़के आते लेबर के खिलाफ, तो कॉम्प्लिकेटेड है मामला। मगर फ्रांस में देखिए आप, तो ये सब चीजें आशा देती है कि एक तरह से देखो तो दुनिया भर में ये टेंडेंसी चल रही है, एक तरह का पूरे राइट विंग सरकार, पुलिस स्टेट, टेरर लॉज वगैरह, और ये लोग सब अपने आप को विकसित कहते हैं, डेवलपमेंट का मॉडल बना रहे हैं। क्योंकि इवेंचुअली, जैसे परसों ही हमारी कुछ चर्चा हो रही थी साइना जी के साथ, उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज और गरीब, उसके ऊपर अगर हम नहीं बोलेंगे तो 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर पानी को लेकर दंगे होने वाले हैं। जकार्ता जैसे शहर में अमीर और मिडिल क्लास छोड़ के जा रहा है बाहर। ये सब प्रश्न पे कोई किसी को समय भी नहीं है कि हम इसके ऊपर अपना मन बनाएं और हम कैसे इसको लड़ें, किस तरह की जिंदगी चाहिए। हमने कूलर खरीद लिया क्योंकि हमारे पास पैसा है, मगर गर्मी से बाकी लोग मर रहे हैं। तो ये एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, शॉर्ट पीरियड्स ऑफ कोल्ड, क्लाइमेट चेंज, बारिश कभी आती नहीं आती, ये सवालों पे हम लोग सोच भी नहीं रहे, सोचने दे भी नहीं रहा कोई। किसान को भी नहीं सोचने दे रहे आप, क्योंकि आत्महत्याएं महाराष्ट्र में कितनी बढ़ चुकी है। और ये सरकार अभी कह रही है हम इतने पैसे आपको दे देंगे, लाडली बहना के टाइप का, और लाइन लगा रहे हैं आप लोगों की। मतलब सरकार देन की सरकार होगी, आपको बस सब्जेक्ट चाहिए, आपको सिटीजन नहीं चाहिए। आप हिंदी में उसको बता दे कि आप राजा और प्रजा चाहिए आपको, मगर आपको नागरिक नहीं चाहिए। संवैधानिक नागरिक नहीं चाहिए, जो संविधान में खड़ा होकर सर पे सर बोले कि आप हमसे सवाल करेंगे, गलत कहेंगे हमको, हम आपको कहेंगे। हम किसी को भी कह सकते हैं। जब हम अपने माँ बाप को कह सकते थे तो हम सरकार को क्यों नहीं कहें? जब हम माँ बाप हमको एनकरेज करते थे कि भाई आप करो, भाई दलील करो, अपनी रखो, तो जब माँ बाप कॉन्फिडेंट थे हमारे लिए कि करो, हमारे बाप कहते थे करो आर्ग्यू, यू डोंट हैव टू एग्री विद एवरीथिंग आई से। तो अगर आपको मगर सरकार कह रही है आप हमसे नहीं कर सकते कोई भी सवाल, कोई भी नीति के बारे में, कोई भी कदम के बारे में, तो आप कौन होते हो इस तरह के पाबंदी लगाने वाले? जब हमारे पास हमारा संविधान है। तो ये इलेक्शन में जो संविधान का मसला उठा, मुझे लगता है बहुत ही अहम है।
मगर इसको अभी आगे बढ़ाना पड़ेगा कि संविधान का मतलब ये अलग अलग तबकों के लिए क्या होता है, और क्या हम ये बात कर सकते हैं क्या कि चैप्टर 4 को हम जस्टिसेबल बनाने का मांग करें, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था डिग्निफाइड लेबर, पब्लिक हेल्थ, उसमें किसानों की भी बात है, मगर उस वक्त ये आपने जस्टिसेबल नहीं बनाया कि इसके ऊपर आप कोर्ट नहीं जा सकते। हमको बोलना पड़ेगा, हमको जाना है इस पे भी, हमारा अधिकार है कि हम हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारी पब्लिक हॉस्पिटल अच्छी हो, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं हो। तो ये बहुत गहरे सवाल है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे हमको बहस चलानी पड़ेगी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को नहीं लेके हमको प्रोपोर्शनल, मगर ये सब सवाल करने का समय चाहिए, एक ऐसा माहौल चाहिए जहां पे पत्रकार, एक्टिविस्ट, एकेडमिक्स, लीगल माइंड्स, जूरिस्ट सब बात कर सके कि हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए 70-75 साल के बाद कौन सा रास्ता सही होगा। तो ये थी तीस्ता से तलवार, और ढेर सारी तीस्ता की हम लोगों को जरूरत है, बावजूद इसके कि सरकारें तमाम तीस्ता को कुचलने की कोशिश करती हैं, इनकी आवाजों को खामोश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी तीस्ता का हमारे दौर में होना हमारी तरह के लोगों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है, बहुत बड़ा संबल है, बहुत साहस है कि वो इस लड़ाई को आगे ले जा रही हैं। बहुत सारे उन सवालों को उठा रही हैं जिन पर बड़े बड़े लोग बोलने में सकुचाते हैं, डरते हैं, लेकिन इतने उत्पीड़न के बाद, इतने टॉर्चर के बाद, इतने दमन के बाद भी तीस्ता डट कर खड़ी हैं, न केवल खड़ी हैं बल्कि खुलकर लड़ रही हैं। तो ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम तीस्ता और तीस्ता जैसे तमाम लोगों को न केवल नैतिक संबल दें, बल्कि उनसे मिलें और बताएं कि हमें आपकी जरूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवीन। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 में बस इतना कहूंगी कि आप जैसे यूट्यूबर ने, मगर खासतौर में आपने बहुत बहुत उम्मीद दिलाई इलेक्शन के दरमियान। आपका जो कवरेज था, आपकी जो एक एनालिसिस था, वो मुझे लगता है कि ढेर सारे हिंदुस्तानियों को एक न सिर्फ उम्मीद दिलाए मगर दिशा भी दिखाए कि हमें हमारी बात से हटना नहीं है, हो सकता है बदलाव आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।